अब नहीं चलेगा सैया भैया, क्योंकि दिसंबर आ गया है भैया, पेपर आने वाले हैं, अब कुछ नहीं चलेगा सैया भैया। चैप्टर नंबर 12 एटम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से और किसी भी टाइप के एग्जाम के पर्पज से। इसमें से हर साल क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादा बहुत छोटा सा है, वन शॉट में इसको हम कंप्लीट कर देंगे विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो क्या क्या आता है भाई, तो एटम आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एटम मतलब जो कि हमारे सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और एटॉमिक मॉडल तो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। बस वही दो मॉडल को यहाँ पर उस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर एक रदरफोर्ड मॉडल और एक बोहर मॉडल के बारे में डिस्कस करना है। तो रदरफोर्ड मॉडल को ही हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, और बोहर मॉडल जो कि हमारे मॉडर्न जमाने में कैसे हमारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसके बारे में बोहर मॉडल के बारे में बताया। तो फर्स्ट हम देखते हैं अभी रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल के लिए हमने क्या करा कि हमने रदरफोर्ड मॉडल क्या है भाई, कुछ नहीं है, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। एक गोल्ड की फॉइल ले लो, मतलब सोने की चादर ले लो। सर सोने की क्यों लेते हैं, क्योंकि सोने जो गोल्ड है, गोल्ड के एटम या पार्टिकल को वेरी स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करना इजी होता है, इसलिए हम गोल्ड की फॉइल लेते हैं। और गोल्ड की फॉइल में जब हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कराए, तब हमको पता चला सेंटर पे भाई कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के बारे में, प्रोटॉन के बारे में किसने बताया, यही अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ने बताया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक अल्फा पार्टिकल लिए भैया। तो ये अल्फा पार्टिकल क्या है, ये अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स है। अल्फा पार्टिकल सोर्स, तो ये मिलते कहाँ, अल्फा बीटा गामा सब कहाँ मिलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमने ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, मतलब एक अल्फा पार्टिकल सोर्स रखा। तो इससे क्या निकलेंगे भाई, अल्फा पार्टिकल रिलीज। तो आइट साइड में क्या रख दिया हमने, लेड के बॉक्स या लेड के ब्रिक्स। क्यों रखे सर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, लेड के ब्रिक्स में रखेंगे तो ये इधर किधर जाएंगे। तो हमको तो क्या कराना है, ये सामने एक गोल्ड की फॉइल है, इस पे क्या कराना है, स्कैटरिंग कराना है, उस पर हमको टारगेट को अचीव कराना है, मतलब स्ट्राइक कराना है। तो हमने क्या करा, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो उनको आइट साइड में क्या रख दिया हमने, लेड के बॉक्स, जिससे वो क्या हो, स्ट्रेट पास हो। लेड के बॉक्स रख दिए, लेड की स्लैब रख दी हमने, इससे हमारा अल्फा पार्टिकल क्या जा रहा है भाई, स्ट्रेट जा रहा है। फिर ये गोल्ड की फॉइल है, गोल्ड की फॉइल में क्या करना है अपने को, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करेंगे। तो जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड की फॉइल से स्कैटरिंग करते हैं, तो हमने एक इधर साइड में क्या रखा है, एक हमने जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन रखे हैं। क्यों रखे सर, तब तो हमको पता चले कि अल्फा पार्टिकल ये जा रहे हैं, तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये क्रॉस हो जा रहे हैं या रिटर्न आ रहे हैं या किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। ये जिंक सल्फाइड जो कि अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर लेती है, जिंक सल्फाइड के हमने एक स्क्रीन रख दिए और ये स्क्रीन डिटेक्ट कर लेती है अल्फा पार्टिकल को। साथ में एक यहाँ पर माइक्रोस्कोप भी बना दिया हमने, जो कि आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिख जाएगा, वो वाला डायग्राम अपने को याद हो जाना चाहिए। और यहाँ ये माइक्रोस्कोप रख दिया हमने, माइक्रोस्कोप जो कि हमारा डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए भाई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए हमारे, बैंड हो गए, स्कैटरिंग हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। बस एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा हमारा, रिटर्न आ रहा है। तो आपको एनसीईआरटी में लिखा है कि 8000 अल्फा पार्टिकल में से 1 अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है हमारा, रिटर्न आ रहा है, 180 डिग्री पर आ रहा है। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपको वहां से बनाना है। और नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है हमारे, क्रॉस हो गए। तो ये पता चला कि ज्यादातर हमारा जो एटम है वो कैसा है भाई, बैकेंड है, एम्प्टी है, खाली है, खोखला है। और बट कुछ जो सेंटर वाला पोर्शन है, इससे हमेशा अल्फा पार्टिकल रिटर्न आ रहा है। इससे समझ में आया कि एटम में सेंटर वाला पोर्शन पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। अरे कैसे पता चला, क्योंकि अल्फा अल्फा किसको बोलते हैं भाई, +2 प्रोटॉन को, 2 प्रोटॉन को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जिसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इन द सेंस ये हीलियम है एक तरीके से, हीलियम के पास भी 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 4 मास नंबर होता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में अल्फा बीटा और गामा हम पार्टिकल पढ़ेंगे, जिसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो अभी बस अपने को क्या समझना, अल्फा पार्टिकल मतलब जिसके पास 2 प्रोटॉन है, और 2 प्रोटॉन किसके पास होते हैं, हीलियम के पास। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल खुद कैसा है, 2 प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है।
और जब ये यहां जा रहा है और वापस रिटर्न आ रहा है, तो कोई भी चीज रिटर्न कब आती है, जब प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल। तो इसका मतलब ये समझ में आए कि सेंटर से हमारा पोर्शन वापस आ रहा है, बाकी तो क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हमारे क्या हो गए भाई, स्कैटरिंग हो गए, मतलब बैंड हो गए, और एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। इससे ये समझ में आया कि सेंटर पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा +2 प्रोटॉन है, तो प्लस प्लस जब रिपेल करते हैं तो क्या होता है, रिटर्न आएगा। तो इससे प्रूफ हो गया कि न्यूक्लियस में कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हमने प्रोटॉन नाम दिया है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी में ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने। और ये आपको सब ये पूरी तरीके से ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम याद रहना। ओके, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं और क्या क्या पता चला हमने। तो हमने देखा कि भाई ये जो गोल्ड फॉइल है या जो हमारा एटम है, एटम में मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, हमारे क्रॉस हो गए। बस क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, क्रॉस हो गए। बस कुछ अल्फा पार्टिकल हमारा क्या हो गया, जो सेंटर से जा रहा है वो बस क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो इससे प्रूफ हो गया भाई सेंटर में इसमें क्या होता है, कोई पॉजिटिव वाला पार्टिकल होता है, जिसका हम नाम क्या रख दिए, प्रोटॉन। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये जो अल्फा पार्टिकल हमारा जो रिटर्न आ रहा है ना, तो उससे टकराता नहीं न्यूक्लियस है, उसके पहले ही क्या आ जाता है वापस। ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलते हैं। और ये डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, देखो ये अल्फा पार्टिकल्स हमारे मूव कर रहे हैं, तो इनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और ये जब यहां पर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कुलाम्ब्स लॉ से आप जानते हैं। तो कुलाम्ब्स लॉ मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। जब ये मूव कर रहे हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, मतलब इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाए तो ये हमारे ये क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। तो इसका मतलब वो रिपेल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा एंड के प्रोटॉन या न्यूक्लियस के बीच। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, k q1 q2 अपॉन r होती है। जानते हैं आप ये फॉर्मूला, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हमने। तो इससे क्या होगा, ये डिस्टेंस ऑफ अप्रोच यही तो d है भाई, r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d, मतलब हाफ mv का स्क्वायर इक्वल टू k को क्या लिख सकता हूँ, 1/4πε0 q1, तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, 2q होगा। और यहाँ पर मतलब अल्फा पार्टिकल तो 2 प्रोटॉन है, 2q लिख दिए। और ये हमारा ये जो भी सेंटर पे प्रोटॉन होगा उस पर चार्ज q, अपॉन डिस्टेंस को क्या लिख दूंगा मैं, d। अब मेरे को d निकालना है, तो अब हम इसको क्या है, ke भी तो लिख सकते हैं, मतलब या तो हाफ mv का स्क्वायर लिखो या ke लिखो, वो वैल्यू जो न्यूमेरिकल में दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम शिफ्ट कर लेंगे। अब हमने के रहने दिया तो क्या हो गया, 2 और q इंटू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को कई बार क्या लिख देते हैं, जेडी का स्क्वायर। कि चार्ज को हम क्यू करते हैं या जेडी का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि वो एटम कौन सा ले रहे हैं उसके कौन प्रोटॉन उस पर चार्ज होंगे ना, इसलिए जेडी ले लेते हैं। तो जेडी इंटू जेडी क्या हो जाएगा, जेडी का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन क्या जाएगा, 4πε0 इंटू, और डी निकालना है, ये डी डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है कि जाके यहाँ नहीं टकराएगा, उसके बाद पहले अल्फा और प्लस में प्रोटॉन को रिपेल कर देंगे तो ये रिटर्न आ जा रहा है हमारा, वो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, उसी को हमको फाइंड आउट करना। तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 4πε0, और ये के डिवाइड में जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। इस तरीके से हम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला निकाल। तो इस चैप्टर में 2 पार्ट है, एक रदरफोर्ड मॉडल वाला, एक बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल का कुछ नहीं, आपको एनसीईआरटी का डायग्राम याद हो जाना चाहिए। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसमें, और अल्फा पार्टिकल आइट साइड में जो ब्रिक्स से वो डिफ्लेक्ट ना हो अल्फा पार्टिकल, तो लेड की स्क्रीन यूज करते हैं। वो डायग्राम याद हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल जाता है तो वो हमारा सेंटर से जब भी पास हो रहा है तो वो रिपेल कर रहा है, और रिपेल कर रहा है मतलब प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल, तो अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन होते हैं। ऐसे ही हमने एज्यूम करे कि
एक्सेस पे क्या होगा, कोई प्रोटॉन होगा तभी वो उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और जब कोई रिपेल करता है तो इसका मतलब फोर्स लग रहा है और उसके पास एनर्जी होगी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलेंगे, और जो हमारा अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये दोनों यहाँ पर इक्वल होंगे तब तो ये रिटर्न आएगा। तो इसी के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर दी और ये डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला आ गया। बस इतना ही याद रखना आपने को। नेक्स्ट हम देखते हैं इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट है वो है बोहर मॉडल। इसी से हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और बोहर मॉडल के थ्रू ही हम लाइन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे। लाइमन, बाइमर, पास्चन, ब्रेकेट और पीफंड सीरीज, 5 टाइप की सीरीज पढ़ेंगे हम। तो बोहर मॉडल क्या है? बोहर भाई साहब ने कुछ नहीं है, जो रदरफोर्ड ने हमारे एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो कहां पर ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, क्या होता है उसका सिस्टम, वो कुछ भी नहीं बता पाया। तो उसकी जो लिमिटेशन है रदरफोर्ड मॉडल की, उसकी लिमिटेशन को यहां पर किसने एक्सप्लेन कर दिया? बोहर मॉडल ने। हालांकि इसकी भी लिमिटेशन है, वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे। तो बोहर मॉडल की हमारे बेनिफिट्स क्या है? तो जो लिमिटेशन किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की है, वो उसको यहां पर ओवरकम कर दिया, मतलब इसके लिए मेरिट्स हो गई। तो मेरिट्स बोहर मॉडल की क्या है? स्टेबिलिटी के बारे में बताया इसने, और क्यों कहना चाहिए हमारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो बोहर मॉडल की 2 पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है एटम में, तो वो क्या करता है भाई, वो हमारा क्या करता है, एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। हमारा रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन हमारे कहां पर रिवॉल्व करते हैं? ऑर्बिट्स में। ये वाली बात बता दिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बताया इसने कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो ऑर्बिट ही पॉसिबल है जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π है, या h/2π का इंटीजर मल्टीपल है। इलेक्ट्रॉन, द स्टेशनरी ऑर्बिट आर whose angular momentum is equal to h/2π टाइम्स ऑफ इंटीग्रल। अगर आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, MBR, वो कितना है? NH/2π के इक्वल है। तो भाई वही हमारा क्या होगा, ऑर्बिट पॉसिबल हो सकता है, उसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे, और उसी में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिवॉल्व करेंगे। क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ऑर्बिट्स भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं, के एल एम एन, फर्स्ट वाला के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। मतलब हमारे पास भी इसको हम N1 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, या KLMN भी बोल सकते हैं हम सीरीज। क्लियर है? तो ये ऑर्बिट में कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? एंगुलर मोमेंटम MBR इक्वल टू NH/2π, जहां n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और m मास है, और v वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, और r क्या है, जो हमारा एटम है जैसे हम बोहर मॉडल पढ़ रहे हैं। आया समझ में? ऑर्बिट की रेडियस है। तो ये बहुत इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला MBR इक्वल टू NH/2π बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस, जो हमारे ऑर्बिट की nth रेडियस वाला डेरिवेशन है, चाहे वो किसी कोडे में हो। nth ऑर्बिट के लिए, nth ऑर्बिट रेडियस के लिए हमारी डेरिवेशंस आता है कि फाइंड आउट करो कि nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो n से किस तरीके से रिलेशन करती है। n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, KLMN। तो यहां पर हम देखते हैं भाई, तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो बोहर पोस्टुलेट लगा दो। क्या होता है? वी नो दैट या बाय बोहर मॉडल, वी नो दैट या बाय बोहर मॉडल, क्या हो जाएगा भाई? MBR इक्वल टू NH/2π।
आर इक्वल टू NH/2 पाई, क्वेश्चन नंबर 1। अब सर यहां तो दिख रहा है कि जो रेडियस है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर मेरे राजा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, वेलोसिटी वेरिएबल है। रिलेशन तो हमको r और n में बताना है, पर ये सब कांस्टेंट रहेगा तब तो हम रिलेशन बता पाएंगे। इसका मतलब r से हम डायरेक्टली रिलेशन नहीं बता सकते n से। फिर क्या करना चाहिए? तो एक चीज आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, भाई जो हमारा कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करती है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तभी हम सर्कुलर मोशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तो वो क्या हो रहा होगा? वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है वही प्रोवाइड कर रहा होगा क्या? यस। और ये हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस। तो यहाँ पर हमारा ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है किसमें? जो सर्कुलर मोशन कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में, तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम्ब्स फोर्स लग रहा है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन orbits the centripetal force provided by Coulomb's law या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या हो जाएगा भाई? हमको मालूम है, क्या मालूम है? mb का स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mb का स्क्वायर अपॉन r। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कूलम्ब फोर्स। यहाँ पर कूलम्ब फोर्स क्या होगा? K1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। और आप जानते हैं, नेक्स्ट पेज में अपन देख लेते हैं, क्या इसी पेज में देख लेते हैं, एक r से एक r क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या बचेगा? mb का स्क्वायर इक्वल टू k को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0। और Q1 को क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल e। और Q2 को भी क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल e। क्यों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? सेम सेम, जेड लिखो या स्मॉल ई लिख लो। अपॉन एक r तो कैंसिल आउट हो चुका है, अब क्या बचा है? एक r। और यही हमको रेडियस निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे mb का स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 e इंटू ई अपॉन r आ गया। अब यहाँ पर हमको रेडियस निकालना है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से v की वैल्यू इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक MBR इक्वल टू NH/2 और एक कौन सा इक्वेशन आया अभी सॉल्व करा हमने, क्या आया? mb का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 e इंटू ई। दोनों पे चार सेम होता है, जेडी भी लिख सकते हो आप, अपॉन r का स्क्वायर से एक r तो कैंसिल आउट हो गया, तो अब एक r बचा, एक सेकंड। तो हम फ्रॉम इक्वेशन वन से हम क्या कर सकते हैं? v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? mr क्या हो जाएगा? डिवाइड में NH/πmr। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने v की वैल्यू पुट कर दिया डिवाइड करके, तो v की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या था? m की वैल्यू क्या आ गई भाई? NH/2πmr और इसके बाद स्क्वायर लगा, तो हमने भी स्क्वायर लगा दी, इक्वल टू 1/4πε0 e इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। फिर ये स्क्वायर है, सबके लिए होगा m n का स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 पाई का स्क्वायर, तो m का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर। यहाँ पर भी e का स्क्वायर और 4πε0 टू r। एक r से एक r कैंसिल आउट। अब क्या हुआ भाई? और क्या कैंसिल आउट हो गया? एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, और बस, और एक m से एक m कैंसिल आउट। अब क्या बचा यहाँ पर? n का स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई
एम एक आर बच रहा है इक्वल टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे क्या करना है, इस आर की वैल्यू निकालना है। ये आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस आर को इधर लेके जाएंगे, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर देंगे। क्या होगा, एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाओ, डिवाइड से वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये इस आर को उठा के कहाँ रख देंगे, हम इस आर को उठा के यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि वो फाइंड आउट करना, और ई को यहाँ पर रख देंगे। क्या जाएगा, पाई एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा आर। इस तरीके से हमारा आर और ये सब कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, ई का स्क्वायर भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये समझ में आया, आर ये सब कांस्टेंट है, तो और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, वो तो वेरिएबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे समझ में आया कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन का स्क्वायर के। मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा भाई, दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो एन का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर या आर प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करने के लिए भी जाता है, या आपको रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोला है तो यहाँ तक सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आते ही है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, और क्या है, जब आपके पास रेडियस आ गई है तो आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आया था भाई, तो हमको बोहर मॉडल है। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है क्वेश्चन में, तो आप कुछ नहीं, बोहर मॉडल क्या है, एम आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और आपने अभी रेडियस निकाल लिए हैं, और नहीं तो 1-2 मिनट में आप रेडियस निकाल सकते हो। तो v निकालना है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था, v एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन पाई एम का स्क्वायर, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से आप क्या निकाल लो, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो हम यहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एन से एक एन गया, एक एच से एच गया, क्लियर है, ये पाई से पाई गया। अब और तो v निकालना है, ए एम से एम भी गया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, का स्क्वायर ऊपर जाएगा डिवाइड बाय क्या होगा, एक h बचा था तो h डिवाइड में गया, एप्सिलॉन नॉट भी इधर गया, और एक 2 आ गया। यहाँ से हमको क्या हो जाएगा की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई v की वैल्यू, और v की वैल्यू तो फाइंड आउट करने से और क्या बेनिफिट हो गया, जब वेलोसिटी आ गई आपसे तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड में हमारा रिवॉल्व कर रहा है। टाइम पीरियड निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर फाइंड आउट करने के लिए पूछा है जो हमारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो कितना टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर कंप्लीट करने में, 1 साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, तो वो टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर अपॉन टाइम क्या हो जाएगा टी। आपको v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू यहाँ रख दो, 2 पाई आर, रेडियस भी पता है आपको, और तो क्या जाएगा टाइम पीरियड, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट है आपको इस चैप्टर में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, इंपॉर्टेंट है एनर्जी फाइंड आउट करना, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी आपका साथ देगी, कोई साथ नहीं देगा, सैया हो भैया, कुछ नहीं करना भैया, क्योंकि आ गए हैं पेपर है भैया। तो क्या होगा हमारा, जब वेलोसिटी पता है तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी का स्क्वायर, और यहाँ पर हाफ एम, और v की वैल्यू क्या आ गई भाई, का स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जाएगा, m का स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर मिलके स्क्वायर क्या हो जाएगा, e की पावर 4 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, स्क्वायर इसके लिए भी है तो 2 2 जा 4, ये स्क्वायर इसके लिए भी होगा तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 आ गया। 8 स्क्वायर इसके लिए भी है, h का स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट के लिए ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, तो बस आपको एक रिलेशन पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में बस एक ही रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी में बस माइनस का साइन कर दो आप तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। तो इस तरीके से हमारा टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या हो जाता है,
हिल जाता है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस एम ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 8 एच का स्क्वायर। क्लियर है। हालांकि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है रे भैया, और यहाँ पर एक वो पकड़ में आ गई, क्योंकि मुझे मालूम है कि टोटल एनर्जी -13.6 अपॉन एन का स्क्वायर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एन दिखा ही नहीं मुझे, तो इसका मतलब एक एन से एक एन उड़ाए थे तो एक एन बचा था, वो एन क्या होगा, इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या जाएगा एन एच को 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू एन आएगा, और फिर जब वो एन आएगा तो यहाँ पर भी हम एन रखेंगे, यहाँ पर भी एन रखेंगे, तो स्क्वायर भी क्या आएगा, एन का स्क्वायर। तो मतलब हमारी जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी भी एन का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर हमारी जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या होगी भाई, एन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये सब कांस्टेंट है, और ये सब कांस्टेंट को जब सॉल्व करते हैं तो टोटल एनर्जी आती है -13.6 अपॉन एन का स्क्वायर, किसमें भाई, ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, हमारी एनर्जी की यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, इसका भी हमने लॉजिक बताया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू पुट कर दो 1.6 × 10⁻³ जूल, ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। तो इस तरीके से टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया जाए, भाई टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दो, पोटेंशियल एनर्जी के हाफ क्या होती है, टोटल एनर्जी। इसका मतलब ये समझ में आया कि इसका जो ट्वाइस कर देंगे हम, तो टोटल एनर्जी का ट्वाइस कर देंगे तो क्या जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ ही क्या होता है हमारा, टोटल एनर्जी होती है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है, काम बन जाएगा आपका। क्लियर है सर। टोटल एनर्जी ज्यादा होना चाहिए बेटा, ये नेगेटिव में, नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, वही वाला दिमाग लगाना है अपने को। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर ये पता चल गया कि ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हर साल आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, और रिलेशंस भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है भाई हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, तो या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हमने एक चीज देखा, क्या देखा भाई, हमने एक चीज ऑब्जर्व करा कि भाई जब भी तो हमारे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ये कैसे पता चला, तो अब हमने क्या निकाल लिए, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाल लिए, तो हम ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हमने एक स्पेक्ट्रम है, मतलब हर एक ऑर्बिट की हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाल ली, इक्वल टू -13.6 अपॉन एन का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं भाई, टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट ऑर्बिट की, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट हो, सेकंड हो, n इक्वल टू 1 हो, n इक्वल टू 2 हो, n इक्वल टू 3 हो, n इक्वल टू 4 हो, मतलब फोर्थ ऑर्बिट हो, फिफ्थ ऑर्बिट हो, सिक्स्थ ऑर्बिट हो, या फिर आपका कोई ऐसा डैश 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 करके कोई इन्फिनिटी ऑर्बिट हो, इन्फिनिटी तक भी जाओगे तो तब भी आप क्या निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। तो एनर्जी के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालना है, तो यहाँ पर E1 लिख देंगे और n की जगह 1 रख देंगे, तो क्या जाएगा -13.6 आ जाएगा मेरे लाल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकल गई। यहीं पर n की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट के निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए हम n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, और 2 पुट करेंगे तो हमारी जो एनर्जी आएगी तो वो क्या आएगी -13.6 अपॉन n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे -13.6 अपॉन 4 को, तो हमारा आएगा -3.4। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। सेम हम यही दिमाग लगा के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं, n की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थर्ड ऑर्बिट की जब एनर्जी निकालोगे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा तो -1.5
1.51 आएगा आपका, सॉल्व करेंगे आप लोग, क्या आएगा -1.51। फिर 4 रखोगे तो यहाँ पर क्या जाएगी भाई, 4 में -0.85 आ जाएगा। फिर और आप 5 रखोगे, इसकी एनर्जी निकल जाएगी। और लास्ट में जब आप इन्फिनिटी रखोगे, क्योंकि ऑर्बिट में जाओगे, -13.6 अपॉन इन्फिनिटी रखोगे और किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी रखोगे तो हमारी वैल्यू 0 आएगी। इस तरीके से ये पता चला कि भाई जो भी हमारा हायर ऑर्बिट होता है उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि -13.6 है और सेकंड ऑर्बिट -3.4 है। तो नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, मतलब ये ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है और लोअर वाले ऑर्बिट की एनर्जी कम है, इसलिए इनको लोअर ऑर्बिट बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्बिट बोलते हैं या अपर ऑर्बिट। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम क्या है, कुछ नहीं है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर पढ़े हमने। तो जब हमने देखा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट में अगर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है। पर उसका मन हुआ कि लोअर ऑर्बिट में आना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो ज्यादा एनर्जी है उसको थोड़ी सी रिलीज करना पड़ेगा और तब जाके वो लोअर ऑर्बिट में आ सकता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो रेडिएशन के फॉर्म में करता है, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो वो रेडिएशन के फॉर्म में करता है हमारा। तो किस किस टाइप के रेडिएशन के फॉर्म में करता है देखते हैं जरा। जब हमारा इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं और ग्राउंड स्टेट, और सेकंड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम, सेकंड ऑर्बिट को बोलते हैं भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये एक्साइटेड होकर ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर में गया, फर्स्ट फ्लोर में गया मतलब एक्साइटेड हुआ, जंप हुआ, तो इसलिए सेकंड ऑर्बिट तो होगा पर उसका नाम क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ऑर्बिट नंबर 3 होगा पर इसका एक्साइटेड क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड, सेकंड मंजिल, ये ग्राउंड हो गया, सेकंड एक्साइटेड तरीके से हमारे बनते हैं। क्लियर बात है। तो जब हमारा हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, जैसे आ गया, 6 ऑर्बिट से आ गया, 5th से आ गया, 4th से आ गया, 3rd से आ गया या सेकंड से, तो जब भी यहां से हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आएगा या नंबर n = 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो हमने देखा जो रेडिएशन रिलीज हो रही है वो यूवी रे हो रही है। कौन सी, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। और इस सीरीज का नाम रखा हमने लाइमन सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या रखा भाई हमने, जो भी अगर इलेक्ट्रॉन हमारा हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट या नंबर 1 ऑर्बिट में आ रहा है तो सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज है तो इसी से लाइमन सीरीज में कौन सी रेडिएशन एमिट होती है, क्योंकि वो हायर से लोअर में आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि हायर ऑर्बिट में ज्यादा एनर्जी और लोअर में कम है, एनर्जी रिलीज करोगे तब तो उसके पास आओगे आप। तो लाइमन सीरीज को याद रखने के लिए कि लाइमन सीरीज में आया है तो कौन सी रेडिएशन रिलीज होगी, जो कि आया है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप याद रखो लव यू लाइमन। भैया बोल दिया हूं मैंने, आ गया है दिसंबर, ना चलेगा सैया ना भैया, ऐसे ही आप आई लव यू तो बोलना है, लव यू तो बोलना है, किसको बोलना है, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लव यू, लव यू लाइमन सीरीज। तो लव कैसे लिखते हैं, LUV से, L क्या हो जाएगा लाइमन सीरीज और UV क्या हो गया हमारा भाई अल्ट्रावायलेट रे। तो तुमको क्या याद रखना है, लव यू लाइमन सीरीज, लव यू लाइमन सीरीज। तो लव LUV आजकल शॉर्ट में लिखते हैं तुम व्हाट्सएप लैंग्वेज में, L फॉर लाइमन और UV क्या होगा हमारा अल्ट्रावायलेट रे। तो इस तरीके से हम लाइमन सीरीज याद रख लेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है उस सीरीज का नाम होता है बामर सीरीज। अगर हमारा सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो उस सीरीज का नाम होता है बामर सीरीज, बामर सीरीज। और जैसे यहाँ अल्ट्रावायलेट आ गई तो उसके बाद कौन सी वेव आती है, तो अल्ट्रावायलेट के बाद आती है हमारी, सीक्वेंस पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर, देख लेना आप लोग, 1 शॉट उसमें भी दिया है, और दोस्तों को भी शेयर करो, सब लोग पास होंगे, सब लोग खुश होंगे, सब 95 से ऊपर लेके आना अपने को। तो बामर सीरीज में हमारा विजिबल रे आएगी, लव से इसको याद रख लिए। यूवी रे के बाद कौन सी आती है, विजिबल रे।
तो क्या पता चल गया, कि वेव कम होती है, विजिबल की क्या होती है, ज्यादा होती है। और नेक्स्ट, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहां पर आ रहा है मेरे लाल, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो वो होती है पास्टन लाइमन बामर पास्टन सीरीज। ठीक है। फिर अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, अभी मैं इसके पूरे नोट्स दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और पास्टन सीरीज में विजिबल रे के बाद हमने सीक्वेंस पढ़ा था इंफ्रारे, वो उस चैप्टर में देख लेना, बहुत इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या होगी, ब्रैकेट सीरीज, डायमंड बायमर पास्टन ब्रैकेट। और अगर फिफ्थ में आ रहा है तो पी फॉर फिफ्थ और एफ फॉर फिफ्थ और पी फंड सीरीज होगा। तो लास्ट हमारी पांच है, पांच लाइमन सीरीज या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि केमिस्ट्री में भी पांच हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड। और लव यू से याद रख लेना, लव यू लाइमन, एल फॉर लाइमन, यूवी रेस निकलती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट, जब यूवी आ गई तो यूवी के बाद वाली कौन सी है, विजिबल। तो विजिबल के बाद हमने देखा तो तीनों हैं, तो सेम टाइप की रेस को क्या करते हैं, रेडिएशन जाती है, रिलीज करते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। तरीके से हम पूरा याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट, तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल इससे क्वेश्चन आते ही है लाइन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है कि भाई इनकी एनर्जी फाइंड आउट कर लिया हमने, टाइप्स पढ़ लिए, एक्साइटेड स्टेट पढ़ लिए, ग्राउंड स्टेट पढ़ लिए। और इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बोलते कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, डेल्टा ई इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बोल दिया जाए, तो सॉरी ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, क्योंकि वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। तो ये हमारी जो एनर्जी है वो एच न्यू के फॉर्म में जाती है। एच न्यू को ही और क्या लिख सकते हैं हम, रेडिएशन के फॉर्म में है तो एच सी बाई लैम्डा, मतलब डेल्टा ई का फॉर्मूला एच सी बाई लैम्डा भी हो सकता है और एच न्यू है। तो इस तरीके से जो हमारी एनर्जी आती है, यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। वेवलेंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, जिसको रिडवर्स फॉर्मूला बोलते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है आर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। और आपको n1 और n2 अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हमेशा लैम्डा वेवलेंथ होती है और वेवलेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब हमारा n2 बड़ा होगा तब तो टोटल वैल्यू छोटी होगी और n1 क्या होगा, छोटा। और अगर मान लो आपका नेगेटिव भी आ गया है तो आपको इंटरचेंज कर देना है, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आती है वेवलेंथ। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना अपने को, आए समझ में। इस तरीके से हमारा ये पूरा फॉर्मूला, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ है भी नहीं, इतने ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए और अपन उसको कैसे डील करेंगे। देखिए नोट्स आप बना लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पर देखो ये हमारा पूरा चैप्टर है, तो यहाँ एटम वाला चैप्टर है भाई। ये एटम वाले चैप्टर में हमने देखा कि एटम में मेन क्या है, एक हमारा रदरफोर्ड मॉडल है और एक बोहर मॉडल है। तो रदरफोर्ड मॉडल फर्स्ट हमने डिस्कस करे कि किस पे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। आपको दिख रहा होगा आई थिंक, प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, हाँ प्रॉपर आपको चीजें दिख रही है, ठीक है। और जूम किया जाए, आई थिंक दिख रही है। तो एटॉमिक मॉडल में हमको रदरफोर्ड मॉडल डायग्राम बना लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेना। बेस्ड ऑन अल्फा स्पैटरिंग एटम कंसिस्ट स्मॉल पॉजिटिव सेंट्रल होता है, ये चीज को हमको पता चला उससे। और न्यूक्लियस के बारे में भी बताया उसने, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। नेक्स्ट रेडियस, ये हमने फाइंड आउट कर लिए थे, और डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और नेक्स्ट लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। लिमिटेशन है, आपको याद रखना है दोनों। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन। कुल मिला के जो हमारा एक्सप्लेनेशन बोहर मॉडल ने किया है, वो एक्सप्लेनेशन हमारा किसने कर पाया, रदरफोर्ड ने। बस इतना याद रखना। तो जो बोहर मॉडल की
मेरिट्स है वो इसके लिए डीमेरिट्स है या लिमिटेशन है, ये दोनों आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने बताया था? गीगर एंड मार्टिन ने, मार्टिसन, गीगर एंड मार्टिसन ने। फिर नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास इन गोल्ड फॉइल, ये सब चीजें 8001 अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था हमारा, रिफ्लेक्ट हो गया था, ये सब पढ़ लिया हमने। कंक्लूजन, एटम हैज मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और इम्पैक्ट पैरामीटर कि हमारा जो इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा फ्रॉम न्यूक्लियस एक्सिस, ये हमने डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फाइंड आउट कर लीजिए या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, ये हमने भी एक डेरिवेशन डिस्कस कर चुके हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। एंगल ऑफ स्कैटरिंग का एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, ज्यादा तो उसको देख के आप याद रख सकते हो, क्योंकि जब कम एंगल रहते तो कम एंगल पे बहुत ज्यादा हमारे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हुए और ज्यादा एंगल पे ओनली बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हुए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया है। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये पोस्टुलेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट whose angular momentum is quantized, मतलब MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये पता होना चाहिए। MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, क्या पता होना चाहिए मेरे लाल? MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई पता होना चाहिए, मतलब ये बस आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है, यही हमारा पोस्टुलेट है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए। और ये मैंने बताया था कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम अपर एनर्जी लेवल से लोअर, अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, और उसका फॉर्मूला वही पुराना वाला फॉर्मूला E इक्वल टू एच न्यू, और इसी को हम हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट इक्वल टू एच न्यू सकते हैं। और वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो वेवलेंथ के लिए हम एक और फॉर्मूला देखेंगे आगे। क्या इसी में डायरेक्ट अगर ये एनर्जी दी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा, और इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ये बताया आपको, नेक्स्ट क्या बताया भाई हमारा, आपको क्या पता होना चाहिए इस पूरे चैप्टर में, ऑर्बिट वाला जो हमारा डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्बिटल रेडियस की जो डेरिवेशन है ये हमने बहुत इजीली फाइंड आउट कर चुके हैं, एन का स्क्वायर, और इससे भी पता चला जो हमारी बोहर की जो रेडियस होती है ऑर्बिटल रेडियस वो एन के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, इस बात को भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, बोहर रेडियस ये हो गया हमारा, और ज्यादातर जो बोहर रेडियस की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। नेक्स्ट, इसी से जब हमको रेडियस फाइंड आउट हो चुकी है तो हमने बोहर के पोस्टुलेट को यूज करके हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करा, और वेलोसिटी को भी देखा कि वो क्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो मैंने कराया बस वही है यहाँ पर। और इसके बाद मैंने बोला कि जब आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे, और काइनेटिक एनर्जी में बस माइनस का साइन लगा दोगे तो वो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी में आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है कि हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होती है टोटल एनर्जी, -13.6 अपॉन एन का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट है, ठीक है, और जूल में करना है तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे प्रूफ हुआ कि हमारा जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के स्क्वायर के, इस तरीके से हमको याद रखना है। और नेक्स्ट हमको ये दिया है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू, ये हो गया हमारा जब हमारा ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन अगर आएगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में के लिए, और वेवलेंथ निकालना तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट याद रखो 10 टू पावर 7, और यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स। क्लियर है? इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि आप, फिर मैंने बताया था लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज होती है, लाइमन, बायमर, पास्सन, ब्रैकेट, फंड। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो उसको हम लाइमन सीरीज बोलेंगे। और मैंने क्या याद करा है मेरे भाई, लव याद रख लो, क्या याद रख लो, W किसको बोलना है, W बोलना हमको लाइमन सीरीज को, तो ये हम लव यू लाइमन सीरीज, तो L फॉर लाइमन सीरीज, और यूवी रे को रेडिएट करता है जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो इससे यूवी रेडिएशन। क्लियर है? और इसके लिए जो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और n2 की वैल्यू हम डिफरेंट रख सकते हैं, ऊपर वाले ऑर्बिट जो बोलेगा। पामर मतलब जो
सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो बामर सीरीज और विजिबल रेस रिलीज होती है। क्वेश्चन अगर थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है इंफ्रारेड, ब्रैकेट फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है, और पी फंड अगर फिफ्थ ऑर्बिट में आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पी फंड सीरीज। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फिफ्थ में आएगा तो पी फंड सीरीज। तो इस तरीके से हमने लाइमन, बायमर, क्वेश्चन, ब्रैकेट, पी फंड सब पूरा चैप्टर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमको कुछ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं जिसको अभी मैं जस्ट आपको देखो जरा, टाइप से आप खुद आंसर बनने लगेगा आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अब इस जो पढ़ा है उससे बाहर का कुछ भी नहीं है, और वन शॉट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू 2023 में आया। अभी मैंने बताया था इसके प्रोपोर्शनल होता है मेरे लाल n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है मतलब n1 इक्वल टू क्या जाएगा 1, एब्जॉर्ब अ फोटोन विच एक्साइटेड टू इट टू n इक्वल टू फिफ्थ लेवल, मतलब ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइट एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी और फिफ्थ लेवल पे जा रहा है। द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, इसकी वेवलेंथ निकालना है तो क्या करोगे, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर रख दोगे, n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, n2 की वैल्यू 5 हो जाएगी, सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। और आए समझ में, इस तरीके से हमको क्या करना है, टैकल करना है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, तो ये बहुत बच्चों वाला भाई, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ये बच्चों वाला क्वेश्चन आया है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि एक जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन है कितना इजी है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, तो आपको टोटल एनर्जी पता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, माइनस 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर से निकाल लोगे और उसमें 2 डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगी हमारी। तो क्या है भाई, आपने सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पे हमारी जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर, और वो क्या आ रही थी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा। मैंने बताया कि एक्साइटेड स्टेट नाम जो रहता है उससे एक ज्यादा रहता है, माइनस 1.51 आ रहा है, और माइनस 1.51 ये आ रहा है, और यही हमारा क्या है, इसमें जब हम क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे। क्यों ट्वाइस करेंगे सर, क्योंकि मैंने बताया हूं कि जो टोटल एनर्जी और किसमें रिलेशन, तो टोटल एनर्जी हमारी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है। तो 1.51 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 15 टू 30, मतलब हमारा माइनस 3.02 आएगा आंसर, ना कि माइनस। ये तो टोटल एनर्जी है, पर हमसे पूछा है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो कौन सा आएगा भाई आंसर, सी वाला आएगा। क्लियर है, ये रिलेशन बता चुका हूं मैं आपको पहले ही। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल ऑफ बोहर मॉडल, ये सब दिए, यही डायग्राम अभी करा हमने। ट्रांजिशन विच इज द एमिटेड फोटोन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी, कौन सा जो हमारा ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मतलब हायर से लोअर आ रहा है, वो हाईएस्ट एनर्जी रिलीज करेगा। तो भाई देखो मेरे लाल, फर्स्ट ये जो फर्स्ट वाला कहां से आ रहा है, n इक्वल टू 3 से 1, ये कहां से आ रहा है 3 से 4, ये आ रहा है 2 से 1, और ये आ रहा है 3 से 2। तो आप देख रहे हो इसमें सबसे ज्यादा गैप दिख रहा है, और वैसे ही आप जानते हो फर्स्ट की एनर्जी का कितना होता है, माइनस 13.6 होता है फर्स्ट वाले की एनर्जी, सेकंड की कितनी होती है माइनस 3.4, और इसकी क्या होती है माइनस 1.51, और इसकी क्या होती है भाई माइनस 0.85। इसका मतलब किसमें डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा किसमें है, ट्रांजिशन हाईएस्ट एनर्जी का डिफरेंस किसमें है, तो आप देख रहे होंगे 1.1 और 13, इसमें गैप कितना है 13 और 1.5, 13.6 और 1.5 करो तो लगभग कितना है 12 का गैप है। इन दोनों में करोगे तो 10 का गैप है, और इस वाले में करोगे तो कम गैप है। तो सबसे ज्यादा गैप किसमें है, इस वाले में है। तो जिसमें ज्यादा एनर्जी का गैप होगा वही हमारे क्या होगी, हाईएस्ट एनर्जी का। तो इस तरीके से आप देखोगे, मैं और भी आपको ये क्वेश्चंस और पूरा इसके सॉल्यूशन आपको कहां पर मिलेंगे, मेसी कोचिंग के ऐप पर। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मेसी कोचिंग का ऐप, किससे,
अपने स्टोर से। तो यहाँ पर आपको, और या फिर अभी मैं धीरे धीरे आपको पूरे क्वेश्चंस बता देता हूँ। ये देखो nth ऑर्बिट, फिर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर देखो, मैक्सिमम व्हेन द स्कैटरिंग एंगल इज थीटा, इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ द अल्फा पार्टिकल अप्रोचिंग अ टारगेट न्यूक्लियस इज मैक्सिमम व्हेन स्कैटरिंग एंगल। तो ये डायरेक्टली अपने को याद रखना है वैल्यू इसकी, ठीक है। यहाँ पर आप इजीली फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फिर आ गया ट्रांजिशन लेवल, जो कि अभी मैंने समझाया। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन है और इसके नीचे क्या है, सॉल्यूशन है। इस तरीके के और क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन वही हमने जो बताया कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना दिया, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड